हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। सो गाइस, this is our telegram channel group link, so you can also join us on telegram. So before starting today's video, these are my credentials. My name is Asif Hussain. I am a Czech expert. I have done my MSc in chemistry and B.Ed. Apart from it, I have qualified all these exams and I have got 7 years teaching experience. So guys, today as I have also qualified this exam APS, that is we are going to discuss about आर्मी पब्लिक स्कूल। तो आज हम लोग जो बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल की रिक्रूटमेंट जो 2020 के लिए नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी तो इसीलिए ये वीडियो कर रहे हैं और इसी वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और इसके साथ साथ मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस भी आप लोगों को मिल जाएगा और मैं बता सकता हूँ आप लोगों को कि इस फॉर्म को आपके लिए भरना बेनिफिशियल रहेगा या सिर्फ आपने अपने पैसे पानी में डाल दिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 8000 पोस्ट हैं पीजीटी, टीजीटी, पीआरडी की। जैसे कि मैं 2018, 2019 और ये 2020 में लगातार इसको 3 साल से ऑब्जर्व करता चला रहा हूँ। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। आप लोग उठा करके देखेंगे कभी भी पोस्ट 8000 से नीचे आई ही नहीं। हर साल इनके नोटिफिकेशन में 8000 ही पोस्ट रहती हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं जब हर साल 8000 पोस्ट ही हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इन्होंने कभी भी हर साल इनका रिक्रूटमेंट का रेट क्या है और कितने लोगों को ये नौकरी प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। तो इस बात से आप लोग इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। तो चलिए, इनका नोटिफिकेशन आ चुका है 1/10/2020 है और इसके अलावा इनकी जो लास्ट डेट इसी महीने मतलब 20 दिन का टाइम है आपके पास में इस फॉर्म को फिल करने का। इसके अलावा बात कर लेते हैं इनके एग्ज़ाम डेट की। तो ये वेरी नेक्स्ट मंथ यानी कि 21-22 नवंबर को होने वाला है। और बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड 4 तारीख को हो जाएगा। उसके बाद रिजल्ट के डिक्लेरेशन की बात कर लीजिए तो दिसंबर में 2 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ है कि जितनी भी ये ड्यू डेट्स हैं सारी की सारी चीज़ें होंगी इसी ड्यू डेट्स पे। ये डेट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। बात कर लेते हैं ओबीसी, बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो आप लोग देखेंगे 500 रुपीज़ लगातार 3 साल से 500 रुपीज़ ही चली आ रही है। लेकिन SC/ST में यहाँ पे इस साल बदलाव देखने को मिल जाता है। क्यों? जैसे कि आप लोग प्रीवियस ईयर का इनका नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें 250 फी थी किसके लिए? SC/ST के लिए। लेकिन इस बार उनसे भी 500 रुपीज़ चार्ज किए जा रहे हैं। एक चेंजेस आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। बाकी पोस्ट की टेंशन मत लीजिए, पोस्ट 8000 ही हैं। आगे बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स। इसके अलावा जो चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं वो मिल जाते हैं एग्जाम सेंटर्स में। जितने नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर्स पहले थे उससे थोड़े से कम हो गए हैं ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक कंडीशन। एज लिमिट की बात कर लीजिए तो 40 ईयर्स, 29 ईयर्स, 36 ईयर्स, 57 ईयर्स और जो एज रिलैक्सेशन होगा एज पर रूल्स। और ये रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नहीं है, ये इनके अपने खुद के बनाए हुए हैं। तो उसके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। 8000 पोस्ट हैं, टेंटेटिव हैं, मतलब इनकी संख्या बढ़ाई और घटाई भी जा सकती है। जो कि चलिए आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया पे। अगर आप पीजीटी में किसी भी सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में बीएड के साथ में आपके पीजी में 50% मार्क्स होने चाहिए। आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी की बात कर लीजिए, सिमिलर है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स प्लस आपके पास बीएड डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इंश्योर कर देना चाहता हूँ इनके किसी भी टेस्ट में बैठने के लिए आपके पास में CTET का होना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो भी बाद में मैंडेटरी हो जाएगा, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, CTET भी आपके पास होगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं बताऊँगा आप लोगों को कैसे है। पीआरटी की बात कर लीजिए तो ग्रेजुएशन होने हो आप या उसके अलावा 2 बीएड हो, इसके अलावा या 2 साल का आपके पास डिप्लोमा हो या 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो आप लोगों ने बीएड के साथ में, तो ये डीएलएड वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ना आपके पास में कोई टैट की कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं, कोई भी टैट, ना सेंट्रल का ना आपके पास स्टेट का, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इनका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं जैसे आप लोग इनका फॉर्मल इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे दिखाई देते हैं और जितने भी येलो में हों गाइस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्पेशली उस पर हाईलाइट कर रखा है। तो हम भी सीधे सीधे चलते हैं यहीं पे। एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं वो स्कूल मैनेजमेंट इनको बताएगा, मतलब इनको अभी तक कुछ अता पता नहीं है। सिर्फ ये हर साल क्या कर देते हैं 8000 समझ करके हर साल वैकेंसीज़ को आउट कर सकते हैं और हर साल यही 8000 ही रहती हैं और बाकी इनका रेशियो दे रखा है ये आप लोग समझ लीजिए। आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो आपका सिलेक्शन 3 स्टेजेस में होगा। सबसे पहले स्टेज की बात करते हैं स्क्रीनिंग एग्जाम। सबसे पहले आप लोग इनका स्क्रीनिंग एग्जाम निकालेंगे। स्क्रीनिंग एग्जाम में क्या होगा मैं आगे बताता हूँ। और स्क्रीनिंग एग्जाम जैसे आप इसका क्वालिफाई कर लेते हैं जिसमें पार्ट 2 होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो आप पार्ट बी को, अगर मोस्ट ऑफ द पीपल पार्ट बी को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ज़्यादातर लोगों का पार्ट ए ही क्या हो पाता है, क्वालिफाई हो पाता है। उसके लिए ऑटोमेटिकली आप लोग पीआरटी के लिए, अगर आपने भले ही पीजीटी के लिए फॉर्म डाल रखा है तो आपको पीआरटी के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपने पार्ट ए को क्वालिफाई कर लिया। इसमें क्या क्या सिलेबस है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें हम इसके साथ में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग अपने माइंड में ये अमाउंट भी कैलकुलेट करते रहिए। 500 आप लोग किसके लिए पे कर चुके हैं, आप लोग स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए पे कर चुके हैं। अभी तक आपका स्कोर 500 चल रहा है, आगे प्लस करते रहिएगा जैसे जैसे मैं आगे आगे चीज़ें बता रहा हूँ।
तो सबसे पहली बात, ऐसे जो लोग उनको भी बुला रखा है जिनको अपना स्कोर इंप्रूव करना है वो लोग, या ऐसे लोग जिन्होंने पहले टीजीटी के लिए क्वालिफाई कर रखा था, मतलब जो पहले ग्रेजुएट थे आप पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो भी इस एग्ज़ाम को दोबारा से दे सकते हैं। अच्छा, इसकी बात कर लें तो ये सीटेट से ऊपर अपने आप को मानते हैं, मतलब सीटेट के एग्ज़ाम की इनकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है, इनको अपना CBS का स्कोर कार्ड चाहिए, और जिसकी वैलिडिटी, हमारा सीटेट तो 7 ईयर्स की वैलिडिटी रखता है और इनका जो स्कोर कार्ड है वो केवल 3 ईयर्स की वैलिडिटी रखता है। तो 3 साल के बाद आपको ये एग्ज़ाम दोबारा देना होगा अगर गलती से आपकी कहीं पे जॉब लग गई है तो। आगे बात कर लें स्टेज 2 में चले, तो स्टेज 2 में इनका इंटरव्यू होता है गाइस। तो अगर आपके पास में CBS का स्कोर कार्ड है और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, स्कूल में जैसी वैकेंसीज मिलेंगी तो उसके बाद फिर आप लोगों को 24 घंटे आपको जो दूरी है वो बिल्कुल मिटा देनी है न्यूज़पेपर की और अपने बीच की, और आपको हर एक न्यूज़पेपर को ढूंढते रहना है कि कहीं ना कहीं कोई ना किसी कोने में इनकी आर्मी पब्लिक स्कूल का नोटिफिकेशन आ जाए। जो आपके आसपास के स्कूल हैं वो देश में कहीं पे भी आ जाए, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। कैसे, आगे बता रहे हैं। इसके अलावा बात कर लें तो पहले इनका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, तो इंटरव्यू प्रोसीजर में वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अप्लाई करना होता है, उसके लिए क्या क्या चाहिए सारी चीज़ें बताएंगे। आगे बात कर लेते हैं, इनका इवोल्यूशन होगा, फिर आपके इंटरव्यू का इवोल्यूशन किया जाएगा। इसमें आपका क्या होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा जिसमें हम आगे KBC खेलेंगे। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ लेकर के आए हैं। तो अगले स्टेज में थर्ड स्टेप में आप लोगों को बता चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ कि पहले इंटरव्यू, उसके बाद में ये इनका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा। ये आगे पीछे हो सकते हैं, पहले कंप्यूटर टेस्ट हो सकता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू चलेगा जहाँ आपकी सो कॉल्ड क्या होगी, एक माइक्रो टीचिंग होगी छोटी सी। चलिए बात कर लेते हैं, अगर आप लोग इनके एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो एग्जाम पैटर्न में जैसे कि अगर आप लोगों ने PGT या TGT के लिए डाला है तो आपको पार्ट ए और पार्ट बी देखने के लिए मिलेगा। पार्ट ए में 90 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में भी 90 क्वेश्चन होंगे, और पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिलाकर के आपको कम से कम 50% इसमें मार्क्स लाने होंगे। अगर आप इनको दोनों को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको 45 मार्क्स पार्ट ए में और 45 मार्क्स पार्ट बी, दोनों में 45 मार्क्स लेकर के कम से कम आने होंगे। बात कर लें टाइमिंग, तो 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है, काफ़ी आपके लिए सफिशिएंट टाइम है। बात कर लें PRT वालों के लिए तो उसमें केवल पार्ट ए होता है, और आप लोग सिलेबस देख सकते हैं कि इसमें जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कंपैरिजन, एजुकेशनल कंसेप्ट एंड मैथोलॉजी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन और IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं PGT केमिस्ट्री के लिए अगर मैं इसको अप्लाई कर दूं तो क्या होगा गाइज, स्पेसिफिक सब्जेक्ट मतलब मेरे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है उसके 90 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, और बस इतनी चीज़ें हैं। और बाकी यहाँ आप लोग देख सकते हैं TGT पेपर्स के लिए, साइंस के लिए कैसे कैसी कंडीशन है यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं PRT वालों की। तो PRT वालों को केवल एक ही सेक्शन होता है, 90 मिनट्स हैं इनके पास में, और 90 ही क्या है इनके क्वेश्चंस हैं, तो मतलब 1.5 घंटे का इनका एग्जाम होने वाला है। और इस कंडीशन में जनरल अवेयरनेस के, मेंटल एबिलिटी की, ये सारी की सारी चीज़ें ये आने वाली हैं। और इसके अलावा बात कर लें हिंदी और जो संस्कृत वाले हैं उनको ही बाईलैंग्वेजल पेपर्स प्रोवाइड करा देंगे, हिंदी और इंग्लिश में भी होगा, लेकिन उन लोगों की एक छोटी सी इंग्लिश का एग्जाम भी उनको देना होगा। चलिए गाइज, ऐसी बात हो जाती है। जरा नोट पढ़ लेते हैं जो इन्होंने नीचे से लिख रखा है। क्या कह रखा है कि अगर आप पार्ट बी में फेल हो जाते हैं लेकिन पार्ट ए आपका क्वालिफाई है, तो अगर आपने PGT के लिए भरा है तो आप PRT के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल। मतलब ज़्यादातर जो मैं कैंडिडेट्स में देखता चला आ रहा हूँ 60% से लेकर के 70% लोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एलिजिबल रहते हैं, PRT सेक्शन के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का PRT वाला सेक्शन ही क्लियर हो पाता है। बट आई डोंट नो वाई, लेकिन ज़्यादातर जितने भी लोगों से मैंने बात की उनका सबका पार्ट ए ही क्लियर था। क्या है, उन्होंने PGT के लिए डाला था, TGT के लिए डाला था। PRT वालों को तो PRT के लिए रहता ही है, PRT वालों से के साथ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन PGT TGT वालों का समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा बात कर लें तो आपका जो स्कोर होगा नॉर्मलाइज कर लिया जाएगा 100 में से, और उसके बाद फिर देख सकते हैं आप लोग इनके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। अगर आपने इनका गलत आंसर दिया तो आपके मार्क्स कटेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं तो आप लोग आज़ाद हैं, बिल्कुल काफ़ी आज़ादी दे रखी है आप पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें तो कैंडिडेट इनमें कम से कम 50% स्कोर होना चाहिए, और ये जो आपकी जो फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है। आपने एक बार इनके रजिस्ट्रेशन में अप्लाई कर दिया, मतलब आपने एक बार फॉर्म में फिल कर दिया, अगर आप एग्जाम देने जाइए मत जाइए, आपके 500 रुपीज़ वापस नहीं किए जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर। चलिए यहाँ से जरा मैंने कहा था ना 500 रुपीज़ आप वहाँ पे कर चुके हैं। अब जरा यहाँ से अगर आप पहली साइड देख रहे हैं जहाँ पे क्या है, क्या आपको अगर प्रैक्टिस सैम्पल क्वेश्चन पेपर चाहिए, पहली बात तो इनके सैम्पल क्वेश्चन पेपर कहीं मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो ख्याति है आप लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ मार्केट में नहीं है, आप में से कितने लोगों ने आर्मी पब्लिक स्कूल का कोई बुकलेट नहीं देखी होगी, किसी के बारे में सुना भी नहीं होगा कि हाँ इनका कोई एग्जाम जैसी चीज़ होती है, वरना उस पर पब्लिशर बुक पब्लिश कर चुका होता। इसका भी एक पीछे से बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप लोगों को पता है कि जैसे आप लोग की KVS की हैं,
प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आप लोगों को, एनवीएस के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, DSSB के मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि दे आर डूइंग द रिक्रूटमेंट गाइज, और ये लोग रिक्रूटमेंट नहीं करते मतलब ना के बराबर है। अगर मैं आप लोगों को रेशियो बताऊंगा, आगे बताएंगे चीज़ें, सारी चीज़ें हैं, सारा एक्सपीरियंस है अपने पास, परेशान मत होइए। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर के लिए अगर आप लोग पार्ट ए के खरीदने चाहते हैं तो आपको पहले ऑनलाइन जाके 50 रुपये पे करने पड़ेंगे। पार्ट बी तो कौन होगा जो पार्ट ए का ही लेगा, पार्ट बी दोनों ही लेंगे, तो 100 रुपीज़ ये हो गए एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर के लिए। और अगर आपने 2-4 खरीदने हैं तो फिर आप लोग इसमें अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। मामूली से अगर एक आइडिया लेने के लिए इनका एग्जाम कैसा आ रहा है, आपने इनका 100 रुपीज़ का कम से कम पे करना है, तो आपने अभी तक कितने पे कर दिया? 600। स्कोर बढ़ाते रहिएगा, आगे बढ़ेगा। चलिए बात होगी। और ये कुछ चीज़ें हैं कि सैम्पल पेपर कैसे मिलेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें आप लोग इनकी साइट पे जाकर के भी पढ़ सकते हैं आराम से। इसके अलावा बात कर लें CSB का जो इनका स्कोर कार्ड है सक्सेसफुल, जैसे आप लोग क्लियर कर देते हैं, तो जैसे अगर आप लोग का क्लियर हो जाता है तो यहाँ लिख रखा है नीड टू लुक फॉर द अनाउंसमेंट। तो आपको क्या करना है? नीड, आपको ज़रूरत है क्या करने की? वैकेंसीज़ को देखने की। चाहे वो स्कूल की वेबसाइट पे जाकर के देखिए, इनकी होम वेबसाइट पे जाकर के चेक कीजिएगा, या इसके अलावा आप लोगों को न्यूज़पेपर में सबसे पहले मिलेगी देखने के लिए। तो आपको न्यूज़पेपर, आपके जितने भी लोकल न्यूज़पेपर हैं उन सब में देखते रहिएगा। लोकल न्यूज़पेपर में ही देते हैं स्कूल के जो वैकेंसी जो न्यूज़पेपर हैं उसमें चेक करते रहिएगा। किसी आर्मी पब्लिक स्कूल में कोई पोस्ट निकली हुई हो तो, अगर निकली हुई है तो उनकी साइट खोलिएगा, उनके होम पेज पर आप लोग को मिल जाएगा, फॉर्मेट मिल जाएगा, उसको आप लोग क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में उसको फॉर्म को फिल करने के बाद में आगे की प्रोसेस चलेगी। चलिए आगे बताते हैं। जैसे अगर आप लोग इनकी होम साइट खोलते हैं तो आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसे देखने के लिए मिल जाती हैं। डेट ऑफ बर्थ, दिस इज नॉट माई डेट ऑफ बर्थ गाइस, और क्या आगे बढ़ जाएगा। इससे पहले 2 स्टेप हैं, जहाँ पहले स्टेप में आपको नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना होगा, उसके अलावा आई एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। फोटो का साइज़ और बाकी के साइज़ ये आपसे पूछेंगे, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को देखने के मिल जाता है। और इसके बाद भी जब मेल ID वगैरह सारी चीज़ें फिल कर देंगे, फिर नेक्स्ट करने के लिए कहता है। चलिए ये तो बात हुई, इस तरीके से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब मैं इतना सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं। तो गाइज मैं अगर आप लोगों को बता दूं तो ये एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई अगर आप लोग कर लेते हैं तो इसमें क्या होते हैं? वेट फॉर द वैकेंसी। सबसे पहली बात तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंतज़ार करना पड़ेगा वैकेंसी का। और वैकेंसी का इंतज़ार कितना भी लंबा हो सकता है। इनका सिर्फ एक ही हेडक्वार्टर है, दैट इज़ बरेली। बरेली की अगर कोई पोस्ट है, मतलब बरेली से अगर आप लोग फिल कर रहे हैं तो वहाँ आप लोगों को चांसेस बनते हैं। वो भी कितने चांसेस बनते हैं? 5 to 10% के आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, अगर आप नॉन आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो ना। नहीं तो मैं कह रहा हूं आप लोगों से, सिविलियंस को इस फॉर्म को फिल करने की गलती से भी गलती मत कीजिए। 500-600 रुपीज़ अभी तक आपका स्कोर चल रहा है, आगे बताऊंगा वो स्कोर कैसे बढ़ रहा है। उतने रुपए अगर आप किसी को दान देना चाहें तो वो दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो बात कर लें तो APS का अगर आप लोगों को लगे कि मैं एग्जाम क्वालिफाई करके बैठूँ, आपको प्राइवेट स्कूल में किसी का वेटेज मिलेगा, कोई वेटेज नहीं मिलने वाला। कोई नहीं जानता APS एग्जाम क्या होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल क्या है, किसी को कुछ अता पता नहीं है। हाँ, हालांकि कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, ऐसी बात भी मत समझिएगा। लेकिन मैं जहाँ तक अभी तक मैंने जितना भी एक्सपीरियंस लिया है मैं उसके आधार पर बातें कह रहा हूँ। तो गाइज वेट फॉर द वैकेंसी। आप सबको किसका इंतजार करना पड़ेगा? एक लंबा इंतजार वैकेंसी का। और वैकेंसी निकलती भी तो सपोज दैट किसी स्कूल में 10 वैकेंसीज़ हैं, जरा सिस्टम समझ लीजिएगा इनका बड़े अच्छे से। अगर 10 वैकेंसीज़ निकलती हैं तो इसमें से ऑलरेडी 8 वैकेंसीज़ आर्मी पब्लिक वालों के लिए पहले ही क्या हो जाएंगी? ऑक्यूपाई हो जाएंगी, मतलब रिजर्व है। अगर आप लोग के 100 कोल्ड इंटरव्यू कराए जा रहे हैं, 8 वैकेंसी केवल उन्हीं लोगों को मिलेंगी। हिस्ट्री उठा करके देख लीजिएगा, RTI तो आप लगा नहीं सकते हैं इसमें, तो हिस्ट्री उठा करके देख लीजिएगा, किसी से भी आता पता कर लीजिएगा। 8 वैकेंसीज उन्हीं लोगों की होंगी जिनके कोई ना कोई मामा, चाचा, ताऊ, मतलब जो भी कोई फैमिली का आर्मी के बैकग्राउंड से होगा उसमें। बाकी की सीटें कितनी बचती हैं? 2 सीटें। इन 2 सीटों के लिए इन लोगों ने कितने लोगों को बुलाया होता है पता है आप लोगों को? कम से कम 250 to 300 पीपल आर देयर। 250 से 300 लोग केवल इन 2 सीटों के लिए बुलाए होते हैं। कंपटीशन का लेवल समझ लीजिएगा आप लोग। और कंपटीशन का लेवल होने के बाद भी चीज़ें क्या हो जाएंगी, मैं आगे आप लोगों को बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि अगर आप एक सिविलियन है सिंपल से, तो आप लोग कितने हाथ पैर मार लीजिए, आपको जॉब नहीं मिलने वाली। आगे बात कर लेते हैं अप्लाई थ्रू ऑफलाइन मोड। और अगर आप वैकेंसी अगर आप लोग देख लेते हैं, वैकेंसी आ गई, उसके बाद आप लोगों को ऑफलाइन मोड में इनके लिए अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के लिए मैंने बताया कि इनकी साइट से जाकर फॉर्म डाउनलोड कीजिए। 4 चीज़ें भेजेंगे आप उस फॉर्म में। एक सबसे पहले आपका फिल्ड फॉर्म, दूसरे की मैं बात कर लूँ तो सेकेंड आप लोगों को भेजना होगा इनका CSB का स्कोर कार्ड। तीसरी अगर मैं बात कर लूँ तो इनको भेजना होगा आप लोगों को क्या भेजना होगा? 100 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट। तो मैंने स्कोर बताया था आप लोगों को, DD भेजना होगा आपको 100 रुपीज़ का, और वो भी नियर इनके जो आसपास जो बैंक हो उसी का DD बना करके भेजिएगा। ये भी कंडीशन रहती है कि नियर अबाउट वो बैंक होना चाहिए। फोर्थ की अगर मैं बात कर लूँ तो चौथी चीज़, वैसे तो इनको CTET से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ चौथी चीज़ क्या लिख देते हैं इनको, अगर CTET अगर आप क्वालिफाई हैं तो CTET का भी आप अपना सर्टिफिकेट भेज दीजिएगा। मुझे समझ नहीं आता कि अगर आपको CTET ही चाहिए तो आप अपना
क्यों कंडक्ट करा रहे हैं एग्जाम, ये CSB के स्कोर कार्ड की ज़रूरत ही क्या है। अगर आप CTET को अगर कोई वरीयता नहीं देते हैं तो किस लिए मंगा रहे हैं आप CTET। लेकिन नहीं, ये 4 चीज़ें आप लोगों को भेजनी होती हैं। वो भी कैसे, या तो आप लोग बाय हैंड, अगर आपके आसपास है तो आप जाके स्कूल में ही जमा कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप कहीं कंट्री में कहीं पर भी सबमिट करने के लिए जा रहे हैं, कहीं पर भी किसी भी एरिया में सेंड कर रहे हैं, तो बाय स्पीड पोस्ट भी आप लोग इसको सेंड कर सकते हैं। तो गाइज स्पीड पोस्ट के 50 रुपीज़ कम से कम कंसिडर कर लीजिए। 50 रुपये, 40 से 42 रुपये जितने भी लगते हैं रजिस्ट्री स्पीड पर 50 रुपये, और 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, 600 आप लोग वहाँ प्लस में चल रहे थे, कितना हो गया 750 रुपीज़ अभी तक आपके खर्चे में आ चुके हैं गाइज। और अगर कहीं कंट्री में अगर कर दिया है तो उसके बाद मैं बात कर लूँ तो अगर आप लोग जा रहे हैं उसका इंटरव्यू के लिए तो उसमें तो आप लोग प्लस करते चले जाइए, पता नहीं आपका जो फेयर है वो कितना पड़ जाए। वो हो गया। तो मेक द डिमांड ड्राफ्ट, इसमें 100 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट हर एक पोस्ट पे, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट भेजने होंगे। और एक आगे बात कर लेते हैं प्ले KBC। अब ये KBC क्या है, कौन बनेगा करोड़पति, नहीं, थोड़ा इंटरेस्टिंग लिखने के लिए आप लोगों के सामने थोड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या है, दिस इज, उल्टा पड़ेगा इसको, कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज टेस्ट। मतलब आपके पास कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है ये जानना चाहते हैं लोग। इनके हिसाब से अगर आर्मी पब्लिक स्कूल में अगर आपको एक एप्लीकेशन भी लिखनी है तो पेपर पेंसिल पे नहीं लिखी जाएगी, वो कंप्यूटर टाइप्ड होगी और आप सीधे क्या करेंगे, मेल सेंड कर देंगे। तो मतलब इनकी नज़रों में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होनी चाहिए। चलिए आज के टाइम पे अच्छी चीज़ें होनी भी चाहिए। अब क्या होता है इस KBC टेस्ट में, ज़रा मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोग पहुँचेंगे जिस दिन भी, जहाँ कहीं पर भी आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू की जो प्लेस और वेन्यू है, ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करते हैं। कहाँ हो सकता है, आपके आसपास के स्कूल में भी हो सकता है, और बाकी की चीज़ें ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। इसके अलावा बात कर लें तो यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं आपके इनके कंप्यूटर टेस्ट में। क्या होता है कंप्यूटर टेस्ट में 3 से 4 क्वेश्चन, या तो एक वो क्वेश्चन कन्फर्म वर्ड का होगा, वो फॉर्मेट मेरे हिसाब से पूरी थ्रू आउट द इंडिया ही चलता है। एक वर्ड का क्वेश्चन मिलेगा। दूसरे की बात कर लेते हैं हम लोग, दैट इज़ नॉट वर्ड गाइज, दैट इज़ वर्ड का क्वेश्चन मिलेगा। दैट इज़ PPT, दैट इज़ प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक क्वेश्चन होगा। और थर्ड होगा तुम्हारा MS एक्सेल का। तो हमारा वर्ड हो गया, PPT हो गया और MS एक्सेल हो गया। इन ये 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं, और मोर देन क्या हो सकते हैं, 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं। वो किसी दूसरे एरिया से भी एक क्वेश्चन उठा सकते हैं, पेंट वगैरह से भी उठा सकते हैं। तो वर्ड में क्या होगा, जनरली आप लोगों को एक क्या दे रखा होगा, इन्होंने एक टाइपिंग करने के लिए एक पैराग्राफ दे रखा होगा। उस पैराग्राफ में वर्ड आर्ट समझते हैं ना आप लोग, जो वर्ड आर्ट डाली जाती है, वर्ड आर्ट, जो कंप्यूटर नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा, वर्ड आर्ट आपको पता होगी। तो वर्ड आर्ट का ऐसा फ़ॉन्ट रखेंगे जो किसी से भी क्या नहीं होता है। अगर आप काफ़ी मास्टर हैं, अगर आपको वर्ड बहुत अच्छे से आता है, तभी आप उसको इंसर्ट कर पाएंगे, उस फॉन्ट को और उस स्टाइल को। और तीसरी अगर मैं बात कर लूँ तो फिर इन्होंने क्या दे रखा होता है, जगह जगह पे कहीं पे अंडरलाइन दे रखी होती है, कहीं पे अंडरलाइन में लिखी होती है, कहीं पे कैपिटल होगा, कहीं पे बोल्ड होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, आप लोग का टाइमिंग वेस्ट कराने के लिए सारी की सारी चीज़ें होती हैं, लेते हैं वहाँ। इसके अलावा बात कर लें PPT में कोई मेंशन नहीं होता कि आपको कितनी PPT बनानी है, किसी एक टॉपिक पे दे देंगे। सपोज गांधी जयंती है तो आप लोग के लिए गांधी जयंती के ऊपर ही आपको टॉपिक मिल गया, आपको उसके लिए PPT बनानी है। आप PPT में अगर आप लोग बनाने के लिए जा ही रहे हैं, अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल कर ही लिया है, तब PPT आप 2 से 3 से ज़्यादा मत बनाइएगा। सिर्फ उन्हें ये देखना है कि आप PPT बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक इसमें क्या डाल रखी होती है, एक इमेज डाल रखी होती है, इन्होंने अपना लोगो डाल रखा होता है आर्मी पब्लिक स्कूल का। उसको सर्च करने की गलती मत कीजिएगा कि आपको कहीं मिलेगा, तो उसमें सिर्फ सिंपल आप क्लिप आर्ट डाल दीजिएगा। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप उसमें क्लिप आर्ट, आप पिक्चर डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। इसके अलावा बात कर लें MS एक्सेल, तो आप लोगों को इनकी शीट में देखने के लिए मिल जाते हैं क्वेश्चन, जैसे कि GST इनका फेवरेट है। तो GST पे रिलेटेड क्या होती है, इनकी GST कैलकुलेट करवाते हैं। काफ़ी 3-4 टेबल दे रखी होती हैं, आइटम दे रखे होते हैं, और उन पर GST कैलकुलेट करवाई जाती है। और इसके अलावा बात कर लें तो GST कैलकुलेट हो गई। और ये सारा का जो कंप्यूटर टेस्ट चल रहा है, इसके 10 मार्क्स होते हैं, और आपको टाइम लिमिट जो दे रखी होती है, आपको कितना मिनट दे रखा होता है, 30 मिनट। और इसके बाद जो आपकी शुरू होगी, तो घबराइएगा मत, आपको तीनों क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और नहीं भी कर पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जॉब तो आपको मिलने वाली नहीं है अगर आप सिविलियन हैं तो। इसके अलावा बात कर लेते हैं, इनकी शुरुआत हो जाती है माइक्रो टीचिंग की। और माइक्रो टीचिंग जब ये स्टार्ट करते हैं, तो माइक्रो टीचिंग में सो कॉल्ड आप लोगों को सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ आपके ब्रिगेडियर बैठे होंगे, यहाँ उस स्कूल की प्रिंसिपल होगी, यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेटर बैठे होंगे, और यहाँ की तरफ में कोई 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठे होंगे। इसके अलावा बात कर लें तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, या तो एक बोर्ड, वाइट बोर्ड, और आप लोगों को क्या मिल जाएगा, मार्कर मिल जाएगा डस्टर के साथ में। और इसकी बात कर लें तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक कंप्यूटर स्क्रीन भी रखी होगी। और इस कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर आप लोगों ने कोई अपने प्रेजेंटेशन तैयार पहले से कर रखा है, ज़्यादातर लोगों को बता दिया जाता है कि आपको अपना लेसन प्लान लेकर के आना होता है। एक लेसन प्लान जो कि आप लोगों ने अपने B.Ed में या किसी भी टीचिंग कोर्स में जिसमें भी बनाए थे आप लोगों ने, वही लेसन प्लान आपको लेकर के जाना होता है और उसी के हिसाब से पढ़ाना होता है।
तो गाइज मैं सिंपल समझा देता हूँ कि जितने भी लोग नॉन बैकग्राउंड से होते हैं, आर्मी के नॉन बैकग्राउंड से, उन सबसे रैंडम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मतलब सो कोल्ड इंटरव्यू होता है, सो कोल्ड मतलब उनको सिर्फ आपके डिमांड ड्राफ्ट के पैसे से मतलब था। अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दिया तो उसके लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आप लोगों का क्या होगा, इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है। और उसके अलावा ये लोग जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका लेवल कहीं से भी हो सकता है, बच्चों में किसी भी लेवल तक ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ में करंट अफेयर भी तैयार करके जाइएगा, जो करंट में चीज़ें चल रही होंगी उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब इनके लिए आपको वहाँ पे गूगल बन के तैयार खड़े होना होगा। आप अपना प्रेजेंटेशन बोर्ड पर भी दे सकते हैं, आप अपना प्रेजेंटेशन कंप्यूटर स्क्रीन पर भी दे सकते हैं, जैसी वहाँ पर अवेलेबिलिटी होगी उसके हिसाब से ये चीज़ें हो सकती हैं। रैंडम क्वेश्चन है और उसके बाद में फिर इंटरव्यू कंडक्ट हो गया। आपको लगेगा कि आपने इंप्रेस कर दिया, लेकिन होगा क्या, लास्ट में बताता हूँ आप लोगों को, एंडलेस वेट, ऐसा इंतजार जिसका कोई अंत नहीं होगा। आप लोगों को लगेगा, आप बार बार कोशिश करेंगे कि इनके स्कूल में फ़ोन करके पता कर लें कि वो भाई साहब वो उस वाली पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हो गई क्या, लेकिन इनमें से कोई भी पहली बात तो फ़ोन नहीं उठाएगा, और फ़ोन उठाएगा तो उसके अलावा कह देंगे हाँ जी पोस्ट फिल हो चुकी है। सारी हकीकत आप लोगों के सामने आर्मी पब्लिक स्कूल की, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग अभी भी अगर आप लोगों को लगता है कि फॉर्म भरना चाहिए तो शौक से आप लोग भरिएगा। बाकी जो शब्द हैं मेरे, जितने लोगों ने आर्मी पब्लिक स्कूल दिया हुआ है वो लोग समझ सकते हैं। और गाइज देयर इज़ नो, अगर आप लोगों को तैयारी करनी है आप KVS की कीजिए, NVS की कीजिए, और बाकी DSSB की कीजिए। बहुत सारे आप अपने स्टेट के जो आप लोग के LT के हैं, लेक्चरर के जो पोस्ट हैं उसकी तैयारी कीजिए। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप आर्मी पब्लिक स्कूल के चक्कर में कभी पढ़ भी जाइएगा। और ये फॉर्म अक्सर वो लोग भर लेते हैं जिनको पता नहीं होता, जो नए BEd करे हुए होते हैं, जिनको ये पता नहीं कि उनको तो लगता है कि आर्मी पब्लिक स्कूल में 8000 पोस्ट आई हुई हैं, और ये 8000 हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगी। इस साल के लिए वीडियो बना दी है, अगले साल के लिए भी अगर आप लोग देखेंगे तो यही होगा। और बाकी की इससे जो रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो मैंने यहाँ ही आर्मी पब्लिक स्कूल की प्ले लिस्ट से जाकर के देख लीजिएगा। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके काम की जरूर होगी। चलिए गाइज, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और गाइज इसका चलिए गाइज मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।